राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 8 जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको मार्केटिंग अप्रोचेस के बारे में बताया था और आज की क्लास में हम आधुनिक विपणन विचारधारा के आधार स्तंभ यानी कि पिलर्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के पीडीएफ्स और लिंक्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आधुनिक विपणन विचारधारा के आधार स्तंभ यानी कि पिलर्स ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। तो जो हमारा मार्केटिंग का कंसेप्ट है यानी कि जो हमारी विपणन विचारधारा है, उनके कितने पिलर्स होते हैं, ठीक है, और वो पिलर्स किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारी मार्केटिंग में, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए, जो हमारे पिलर्स होते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट के, उसे हम प्रबंध के दर्शन के रूप में विपणन भी कह सकते हैं, यानी कि मार्केटिंग एज अ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। ओके, चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। विपणन की नवीन विचारधारा को प्रबंध के दर्शन के रूप में विपणन भी कहते हैं। कुछ विद्वान इसी को विपणन प्रबंध विचारधारा कहते हैं। विचारधारा के 4 स्तंभ हैं। तो देखिए, जो ये हमारी विचारधारा है, इसके कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला है उपभोक्ता अभिमुखी यानी कि कंज्यूमर ओरिएंटेड। ठीक है, तो कंज्यूमर ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जिस बिजनेस में उपभोक्ता को ही सब कुछ माना जाए। ठीक है, उपभोक्ता को सब कुछ माना जाए, उपभोक्ता को सबसे ऊपर रखा जाए, वो बिज़नेस क्या कहलाता है? वो बिज़नेस उपभोक्ता अभिमुखी कहलाता है। यानी कि जो उपभोक्ता के बारे में सबसे ज़्यादा सोचे कि उपभोक्ता क्या चाहता है, उपभोक्ता को कैसा देना है, उपभोक्ता को किस तरीके से कौन सी चीज़ वस्तु पसंद है, क्या पसंद नहीं है। ठीक है, तो जो उपभोक्ता के बारे में सोचे सबसे ज़्यादा और उसी के हिसाब से वस्तु का निर्माण करे, उसे उपभोक्ता अभिमुखी कहा जाता है। तो देखिए, नवीन या आधुनिक विपणन विचारधारा का मुख्य आधार उपभोक्ता है, जिसके चारों ओर समस्त व्यावसायिक क्रियाएं चक्कर काटती हैं। इसमें उपभोक्ता को बॉस माना जाता है, निर्माता को नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है उपभोक्ता को बॉस माना जा रहा है, यानी कि उपभोक्ता जो है वो सब कुछ है, यानी कि जो उपभोक्ता कहेगा वही बनेगा। यानी कि उपभोक्ता अगर जो भी वस्तु सेलेक्ट कर रहा है कि मुझे ये वस्तु चाहिए और इसका रंग रूप डिज़ाइन वगैरह ऐसा होना चाहिए, तो वही माना जाएगा। एक निर्माता की नहीं चलती, एक उपभोक्ता की चलती है। तो इसलिए उपभोक्ता को बॉस कहा जाता है। इसलिए संगठन में उपभोक्ता सबसे ऊपर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं की आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा जाता है और उपभोक्ता की दृष्टि से निर्माता की ओर देखा जाता है। उपभोक्ता की दृष्टि से निर्माता की ओर देखा जाता है, अर्थात उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार निर्माता वस्तुओं का निर्माण करता है। तो अगेन वही बात है कि जो उपभोक्ता चाह रहा है, जो उपभोक्ता की आवश्यकता है, एक निर्माता की यहाँ पर नहीं देखी जाएगी कि निर्माता क्या बनाना चाहता है, बल्कि यह देखा जाता है कि उपभोक्ता जो है उसकी क्या आवश्यकता है, वो क्या खरीदना चाहता है। ठीक है, तो जो वो खरीदना चाहता है वही एक निर्माता द्वारा बनाया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, एक निर्माता को उपभोक्ता अभिमुखी विचारधारा के क्रियान्वयन में निम्न 4 कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला है आवश्यकता की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ नीड। तो देखिए, आवश्यकता की परिभाषा क्या है कि जो हमारा मार्केटिंग है उसके अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें उपभोक्ता की कौन सी आवश्यकता को पूरा करना है। तो जो एक उपभोक्ता की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, यानी कि बहुत सारी आवश्यकताएं। ठीक है, तो हम एक उपभोक्ता की सभी आवश्यकताओं को एक साथ नहीं पूरा कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमें देखना है कि हम उपभोक्ता की कौन सी आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि एक उपभोक्ता की बहुत सारी आवश्यकताएं, जैसे कपड़ा हो गया, ठीक है, और खाना हो गया, फूड आइटम्स हो गए, उसके बाद ज्वेलरी आइटम्स हो गए, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए। तो ये बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं एक उपभोक्ता की। तो हमें देखना है कि हम कौन सी उपभोक्ताओं को पूरा करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने कपड़ा सेलेक्ट कर लिया कि हम जो उपभोक्ता की कपड़े से रिलेटेड आवश्यकता हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लक्ष्य समूहों की परिभाषा, उनके डेफिनेशन ऑफ टारगेट ग्रुप्स। तो देखिए, लक्ष्य समूह क्या है?
लक्ष्य समूह है कि हमने मान लीजिए कि कपड़ा सिलेक्ट करा है कि हमें कपड़े की आवश्यकता को पूरा करना है, तो कपड़े के अंदर में भी हम सभी वैरायटीज़ नहीं बना सकते, ठीक है। कपड़े के अंदर भी हम सभी वैरायटी नहीं बना सकते क्योंकि कपड़े की बहुत वैरायटी है। कपड़े के अंदर जो मेल है उनके लिए अलग कपड़ा है, ठीक है, फीमेल के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, और उसके अंदर भी मेल के भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं और फीमेल की भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो फिर हमें अपना लक्ष्य समूह देखना कि हमें कौन से कैटेगरी के लिए, कौन से वर्ग के लिए हमें कपड़ा बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम मान लीजिए हम फीमेल सेलेक्ट करते हैं कि हमें फीमेल के लिए कपड़े की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकता है, उनको पूरा करना है, तो इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है फीमेल के अंदर भी, कि जैसे साड़ीज़ हैं, ठीक है, या वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, सूट्स हैं। तो इसमें से हम कौन सी आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं, तो वो हमारा लक्ष्य समूह होता है कि हम लक्ष्य समूह को पूरा करें, कौन सी ज़रूरतों को हम पूरा करें, ठीक है, उसे हम कहते हैं लक्ष्य समूह। उसके बाद आता है हमारा विभेदात्मक वस्तु, यानी कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो देखिए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि एक ही प्रकार की जो वस्तु होती है, इसके अंदर वस्तु जो होती है वो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसके रंग रूप डिज़ाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस करके उन्हें अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग देना, ठीक है, उनके हिसाब से उनको प्रदान करना कि कौन सा जो ग्राहक है वो किस तरीके की वस्तु चाहता है, कौन सा रंग रूप वगैरह में, ठीक है, और कौन सा कैसी चाहता है। तो सबको मतलब एक वस्तु एक ही होती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा रंग रूप डिज़ाइन में चेंज करके उनको देना। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, वो क्या करता है कि प्रोडक्ट एक ही होता है, जैसे एक साबुन है, वो साबुन एक ही है, लेकिन उसके रंग रूप डिज़ाइन और प्राइस वगैरह में थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना देता है साबुन के, जैसे रेक्सोना, पियर्स, लाइफबॉय, लक्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कहा जाता है, ओके। एट लास्ट आता है उपभोक्ता अनुसंधान, यानी कि कंज्यूमर रिसर्च। तो देखिए जो ये कंज्यूमर रिसर्च है ये हमारा शुरू से लेके एंड तक चलता रहता है और अगेन एंड अगेन चलता रहता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये उपभोक्ता अनुसंधान जो होता है, सबसे पहले देखिए हमें इसको जो हमारा ही पहली ज़रूरत होती है उसके भी पूरा करना पड़ता है, यानी कि आवश्यकता की परिभाषा जब हम देखते हैं तो हमें उसके लिए भी हमें उपभोक्ता अनुसंधान करना पड़ता है कि जो हमारे कस्टमर है, जो हमारे ग्राहक हैं, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। हम ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाएं जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, हमें ज़्यादा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन दे सकें, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लक्ष्य समूह निर्धारित करने के लिए भी हमें रिसर्च करना पड़ता है कि हम कौन सा लक्ष्य समूह बनाएं, ठीक है। उसके बाद हमें विभेदात्मक वस्तुएं, यानी कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हमें रिसर्च करना पड़ता है कि हम कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाएं, किसके अंदर जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा वैरायटी मांगते हैं, ज़्यादा कलर डिज़ाइंस में, ज़्यादा प्राइजेज़ में चीज़ें मांगते हैं, तो वो भी हमें रिसर्च करना पड़ता है। उसके बाद एट लास्ट हमें रिसर्च करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमने मार्केट में जो कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने के लिए दिया था, उपभोग करने के लिए दिया था, वो प्रोडक्ट उन्हें कैसा लगा, क्या वो उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, क्या वो बुरा लग रहा है, ठीक है। तो हमें उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है या उसके अंदर कुछ और चीज़ें बढ़ानी हैं, ठीक है, या उसी को इम्प्रूव करके हमें मार्केट में देना है, ये कस्टमर्स जो है उनकी कुछ रुचि में चेंज हो गया हो, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें रिसर्च करना पड़ता है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ये लगातार हमारा चलता रहता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पिलर है हमारा विपणन एकीकरण, यानी कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। तो देखिए जो ये विपणन एकीकरण है, ये आधुनिक विचार का दूसरा स्तंभ है, ठीक है, सेकेंड पिलर है। पुरानी विचारधारा में एक निर्माता के विभिन्न विभागों जैसे उत्पादन, वित्त, कर्मचारी, वस्तु नियोजन व विक्रय आदि अलग अलग समझे जाते थे और उनके अलग अलग प्रबंधक होते थे जो अपने अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते थे। किंतु आधुनिक विचारधारा में इन सभी विभागों में समन्वय ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सभी एक कुशल अधिकारी के अंतर्गत कार्यरत होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो विपणन एकीकरण विपणन है, ये विचारधारा कहती है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा संगठन है, उसको हम मिलकर, हमारा जो लक्ष्य समूह है उसको मिलकर उसके लिए कार्य करना चाहिए, यानी कि सभी को, चाहे जितने भी विभाग हैं हमारे संगठन के अंदर, उसको सभी को मिलकर उसी ओर कार्यरत होना चाहिए जो हमारा लक्ष्य समूह है। तो इसके अंदर कहा जाता है कि इसके अंदर जैसे हमारे अलग अलग विभाग हैं, जैसे उत्पादन,
वित्त, कर्मचारी, वस्तु नियोजन व विक्रय। ठीक है, ये अलग अलग जो हमारे विभाग हैं, पहले ये अलग अलग समझे जाते थे और इनके जो अलग अलग हैं प्रबंधक भी होते थे, यानी कि उत्पादन का जो अलग है काम वो अलग प्रबंधक संभालेगा। ठीक है, वित्त का अलग, कर्मचारी का अलग, वस्तु नियोजन का अलग और विक्रय का अलग। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब जो है ये अपने अपने काम अलग अलग नहीं करते, बल्कि अब ये विचारधारा है कि जो ये सभी विभाग हैं ये एक कुशल अधिकारी के अंतर्गत कार्य करें, यानी इन सभी को संभालने वाला एक कुशल अधिकारी होना चाहिए अलग से, जो इन सभी पार्ट्स को देखे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो का लक्ष्य है वो एक ही है, हमारा संगठन का लक्ष्य एक ही है, तो हमें एक ही और मिलकर कार्य करना है, तो इसलिए इसके लिए एक कुशल अधिकारी होना चाहिए। इस अधिकारी को विपणन प्रबंधक या विपणन संचालक आदि के नाम से पुकारा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका फिगर है विपणन मार्केटिंग का, एकीकरण मार्केटिंग का। तो देखिए सबसे पहले ये संचालक मंडल है, उसके अंदर विपणन संचालक है। ठीक है, ये विपणन संचालक है जो हमारी जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को ये देखते हैं। जैसे देखिए लेखाकार प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, अनुसंधान एवं विकास अधिकारी, जनसंपर्क प्रबंधक, सेवी वर्गीय प्रबंधक और कानूनी सलाहकार। तो देखिए ये सभी जितने भी पद हैं, इन सभी के जितने भी काम हैं, इन सभी को एक अधिकारी देखेगा। ठीक है, जिसे हम विपणन संचालक कह रहे हैं, तो इसे ही विपणन एकीकरण कहा जाता है कि किसी एक अधिकारी के अंतर्गत सभी काम होना। ठीक है, यानी कि एक मिलकर, इसका सीधा साधा सिंपल एग्जाम्पल है कि मिलकर कार्य करना, पूरे संगठन को एक मिलकर कार्य करना, उसके विभागों को अलग अलग ना समझना, मिलकर काम करना, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है वो एक ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा उपभोक्ता संतुष्टि, यानी कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो देखिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है उसको सेटिस्फाई करना हर तरीके से, या फिर उसको कैसे सेटिस्फाई रखना है, इसके टेक्निक्स बनाना, उनको लागू करना, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो देखिए आधुनिक विचारधारा का तीसरा स्तंभ उपभोक्ता संतुष्टि है। उपभोक्ता को व्यवसायिक क्रियाओं में सबसे ऊपर माना जाता है। उपभोक्ताओं को संतुष्ट रखने से व्यवसाय की दीर्घकालीन ख्याति बनती है, जो उपभोक्ता को पुनः क्रय करने पर विवश करती है। तो इसके लिए व्यवसायी को कुछ सिद्धांतों को मानना पड़ता है, जैसे उपभोक्ता ही सही है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो उपभोक्ता की व्यवसायिक क्रियाएं होती हैं उनमें उपभोक्ता जो होता है ना वो सबसे ऊपर होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि उपभोक्ता जो है सबसे ऊपर होता है, जो वो कहेगा वही बनेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कंज्यूमर के देखने तक तो ठीक था कि उसे लगा कि हाँ ये मेरे हिसाब से है, लेकिन जब कंज्यूम करता है, वो उपभोग करता है उस वस्तु का और उसको वो अपने जैसा नहीं लगता, ठीक है, तो कंज्यूमर जो होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो उसको कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर जो है वो उस प्रोडक्ट को दोबारा नहीं खरीदेंगे, आपके पास वो दोबारा नहीं आएंगे। अगर आपने उन्हें प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिया है, उनको क्वालिटी या किसी भी तरीके से उनको चीज़ अच्छी नहीं दी है, तो वो आपके पास नहीं आएंगे दोबारा। वैसे भी आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में, आज के प्रतियोगी समय में आपके अलावा और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो फिर वो कंज्यूमर जो होते हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको बेटर ऑप्शंस मिलते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के। यानी कि सिर्फ वो उनको क्वालिटी नहीं दे रहे, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए जो वो उनको दे रहे होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए और उनको पुनः करने पर विवश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन्हें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको प्रोवाइड करानी पड़ती है कि आप पूरी तरीके से आप सही हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। ठीक है, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है, और ऐसा जो हम उनको सेटिस्फाई करते हैं तो उससे क्या होता है, वो बार बार मतलब हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा संगठन है, उसको ख्याति मिलती है, यानी कि उसको गुडविल मिलती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अच्छा होता जाता है और मार्केट में उसको गुडविल मिलती है कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको कस्टमर्स बार बार परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमारी जो मार्केटिंग हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी गुडविल बनती है। ठीक है, तो हम कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हम विक्रय करने की जगह
जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको संतुष्ट करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यानी कि उन्हें हम विश्वास दिलाना कि हमारा सिर्फ विक्रय करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी हमारा जो है एक लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद जब वो चीज़ें परचेज़ करते हैं तो उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराना कि अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो हम उसके बदले आपको एक्सचेंज कर देंगे, या फिर कोई और प्रोडक्ट हम उसको बदले दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको ठीक करके देंगे, गारंटी वारंटी जैसी चीज़ें। ठीक है, तो ये सभी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की टेक्निक्स होती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल के प्रतियोगी उपभोक्ता बाजार में जब तक उपभोक्ता की संतुष्टि नहीं होगी, उचित लाभ कमाना कठिन है। ठीक है, तो जो हमारा जितना भी हमारा जो प्रतियोगी बाजार है उसके अंदर लाभ कमाना, उपभोक्ता की जब तक संतुष्टि नहीं होगी, हम जब तक कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो जो हम लाभ कमाना है वो हमारे लिए आसान नहीं होगा, बहुत कठिन होगा, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो दूसरी कंपनीज़ के पास चले जाते हैं, दूसरी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ होती हैं उनके पास चले जाते हैं। ओके, एट लास्ट आता है हमारा उपभोक्ता कल्याण, यानी कि कंज्यूमर वेलफेयर। ओके, तो ये जो हमारा पिलर है उपभोक्ता कल्याण, ये एकदम नया है। इससे पहले 3 स्तंभ माने जाते थे मार्केटिंग के, लेकिन अब ये 4 पिलर्स हो चुके हैं, एक और ऐड हो चुका है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, उपभोक्ता कल्याण के बारे में। तो सिर्फ यहाँ पर उपभोक्ता अभिमुखी और उपभोक्ता संतुष्टि के बारे में नहीं, बल्कि उनके चहुतरफा कल्याण के बारे में भी सोचा जाता है। तो देखिए, आधुनिक विचारधारा का यह सबसे नवीनतम स्तंभ है। इसके अनुसार उपभोक्ता की संतुष्टि और कंपनी के विपणन कार्यों में समन्वय ही नहीं, बल्कि यह भी आवश्यक है कि दीर्घकाल में उपभोक्ता के कल्याण का ध्यान भी रखा जाए, जिससे कि सामाजिक कल्याण हो सके। आज के युग में विपणन को समाज कल्याण से अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक निर्माता का कर्तव्य है कि समाज कल्याण को ध्यान में रखे। यदि ऐसा ना किया गया तो सरकारी हस्तक्षेप अवश्यंभावी हो जाएगा, जिसका उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर ही विपणन क्रियाएं की जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा उपभोक्ता कल्याण का कंसेप्ट है, पिलर है, ये क्या कहता है कि हमने उपभोक्ता को सेटिस्फाई तो कर दिया, उपभोक्ता अभिमुखी चीज़ें भी बना दी। ठीक है, लेकिन क्या हम उनके कल्याण के बारे में सोच रहे हैं? क्या हम सामाजिक कल्याण के बारे में सोच रहे हैं? हम अपने प्रोडक्ट्स बनाने में क्या हम समाज को कष्ट तो नहीं दे रहे? ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स तो नहीं दे रहे? तो इसलिए हम अपने प्रोडक्ट्स बनाते हुए उनके दीर्घकाल तक हित के बारे में सोचें, हमारे सामाजिक कल्याण के बारे में सोचें। ये भी बहुत ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम में। लेकिन अगर कंपनीज़ इसको फॉलो नहीं करती हैं तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी वहाँ पर हस्तक्षेप करती है, और उनको वहाँ पर उस चीज़ के लिए दंड भी भुगतना पड़ सकता है, जुर्माना वगैरह भी हो सकता है, जेल वगैरह भी हो सकती है। इस टाइप के भी नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशंस को उपभोक्ता कल्याण के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। तो देखिए, उपभोक्ता कल्याण के बारे में किस तरीके से सोचा जाता है। उपभोक्ता कल्याण के बारे में सोचा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, वो क्या बना रही है, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना रही है। ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना रही है, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में वो उपभोक्ता कल्याण के बारे में किस तरीके से सोचेगी। तो सबसे पहले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में वो सबसे पहले कंज्यूमर्स की जितनी भी नीड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में ध्यान रखें। जैसे कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, कंज्यूमर फेयरनेस हो, ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो जाए, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम उनसे नहीं होनी चाहिए। उनका जो पैकेजिंग वगैरह है उसका भी ध्यान रखें कि वो भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए थोड़ी सी। तो कंज्यूमर नीड्स के बारे में ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखें कि जो उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स वो डाल रहे हैं, जो भी चीज़ें डाल रहे हैं वो हर्बल की बना रहे हैं। ठीक है, हर्बल सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हार्मफुल उसके अंदर केमिकल वगैरह नहीं डालें जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। ठीक है, उसके बाद वो उसका परीक्षण करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो एनिमल्स को प्रॉब्लम नहीं दे रहे, एनिमल्स को परेशान नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट जितने भी होते हैं ज़्यादातर वो एनिमल्स के ऊपर यूज़ किए जाते हैं, तो उससे उन्हें प्रॉब्लम होती है। और मैंने सुना है कि जैसे जो काजल वगैरह होते हैं, तो काजल वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं वो एनिमल्स, खरगोश के ऊपर
या इस तरीके से किसी एनिमल के ऊपर यूज़ किए जाते हैं, परीक्षण किया जाता है उनका, तो वो अगर उनके आँख वाँख में चला जाता है तो उससे वो अंधे भी हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे वो भी हमारी प्रकृति को हानि हो रही है, हमारे एनवायरनमेंट को हानि हो रहा है, तो वो एक सामाजिक कल्याण का पार्ट नहीं है, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूरी ओर से, सभी ओर से सही प्रकार से सोचना कि उससे किसी को भी हानि ना हो और हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा तैयार हो, और सभी के बारे में सोचना, इसे क्या कहा जाता है, इसे उपभोक्ता कल्याण यानी कंज्यूमर वेलफेयर या फिर सामाजिक कल्याण आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके कहा जाता है। तो ये थे हमारे मार्केटिंग कंसेप्ट के 4 पिलर्स यानी कि 4 स्तंभ। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू।